अस्सलाम वालेकुम। तो हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग की और टेरर फाइनेंसिंग की और उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई, एनुअल रिपोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल क्राइम्स वॉल्यूम, उसमें कहते हैं, लिखा हुआ है कोट एंड कोट, मैं कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान डज नॉट हैव फिर्म कंट्रोल ऑफ बॉर्डर्स। ऑब्वियसली ये कोई साइंस नहीं है, हम जानते हैं, which facilitates the flow of illicit goods and wealth into and out of पाकिस्तान। और ऑब्वियसली इससे मुराद कौन से बॉर्डर की है? ड्यूरेंट लाइन की है, और अफगानिस्तान के अलावा ईरान के साथ हमारा जो बॉर्डर है इससे वो मुराद है। और इवन अगर हम इंडिया के साथ हमारे बॉर्डर की बात करें जो सरक्रीक के पास है, तो वहाँ पर भी बॉर्डर इतना क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है, तो वहाँ से मच्छारे भी फ्लो इन और फ्लो इन कर होती रहती हैं चीज़ें। आपको याद होगा कि मुंबई अटैक्स के टाइम इंडिया ने ब्लेम किया था कि पाकिस्तान से जो है वो समुद्र के रास्ते सिंध से जो है ये टेररिस्ट गए थे। ये इंडिया का क्लेम है, दुरुस्त या गलत में उस पर बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको सिर्फ ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ कि बहुत सारे मच्छरों को पाकिस्तान उस रीजन में पकड़ लेता है और पाकिस्तानी जो फिशरमैन है उनको इंडियंस पकड़ लेते हैं। तो इस तरह फ्लो इन और फ्लो आउट होना आसान है। तो तीन हमारे बॉर्डर्स हैं, ईरान के साथ जो है वो बलूचिस्तान में, और वहाँ ईरान से जो है सिस्तान का पार्ट, अवरान के पास का जो एरिया है। दूसरा जो है वो आपके सदर्न बेल्ट में, आपकी कोस्टल बेल्ट से इंडिया के पास जो स्पेसिफिकली एरिया है सरक्रीक का, वहाँ से आराम से जो है वो मूवमेंट ऑफ गुड्स इन और आउट हो जाती है। और तीसरा जो है वो हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है जिसके ऊपर, तो वो ऑब्वियसली, लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान उसको फेंस कर रहा है। बट स्टिल जब ऑफिशियल इन्वॉल्वमेंट हो किसी भी लेवल के ऊपर, चाहे सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस की इन्वॉल्वमेंट हो या लियाज के इन्वॉल्वमेंट हो या इवन सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व हो, जब ऑफिशियल पैटर्नाइजेशन होगी, दोनों साइडों के ऊपर एक लेटेंट अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमने ये काम करने देना है, तो फिर जो है जब खुद महाफिज चोर बन जाए तो आप मनी लॉन्ड्रिंग को इवेड नहीं कर सकते। 2016 में जो बाहर पाकिस्तानी रह रहे हैं उन्होंने 19.7 बिलियन डॉलर रुपए पाकिस्तान में भेजे थ्रू फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर। ये तो एक है, फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर के थ्रू पैसा आ रहा है तो ठीक है, मुल्क के फायदे का है। दो इट इज इलीगल टू ऑपरेट, ये उसी रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, though it is illegal to operate a hawala without a license in Pakistan, the practice remains prevalent. Practice चल रही है because of poor ongoing supervision efforts and a lack of penalties levied against illegal operating business. तो ये स्टेटस है पाकिस्तान का। बहुत सारे लोग अभी भी लाइसेंस की ज़रूरत है, आपको हवाला का सिस्टम चला रहे हैं। तो जब लाइसेंस आप लेंगे तो फिर क्या होगा? लाइसेंस आप लेंगे तो आपको वाउचर्स देने पड़ेंगे, जितनी भी आपके पास पेमेंट्स हो रही हैं वो आप डॉक्यूमेंट करेंगे, इनवॉइसेस होंगे, आप इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, पेमेंट की इनवॉइसेस जनरेट करेंगे, उसके बाद स्टेट के पास सबमिट करवाएंगे। फिर उसके ऊपर एक जो है वो स्टेट की ड्यूटी होगी, वो स्टेट ने पे, वो स्टेट के पास जाएगी तो स्टेट का फ़ायदा होगा। फिर जब बंदा एक लाइसेंस प्रैक्टिशनर, ये लाइसेंस्ड हवाला का जो भी लाइसेंस होल्डर है उसके पास आके जब वो इस तरह के ट्रांजैक्शन करवाता है, तो आप साथ देखेंगे बैकग्राउंड में कि जिस बंदे ने वो पैसा जमा कराया है क्या उसके फाइनेंशियल मींस क्या हैं, उसके एसेट्स क्या हैं। फिर वो डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स वाली बात जो है वो सारी बैकग्राउंड आप उसका चेक कर सकते हैं। तो अगर लाइसेंसिंग है तो देन इट्स फाइन, लेकिन लाइसेंसिंग के बगैर लोग ऑपरेट कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो हेड थे 2013 में, उनके मुताबिक 9 बिलियन डॉलर का जो पैसा है इलिसिटली, $9 बिलियन हर साल पाकिस्तान से बाहर जो है इलीगल तरीके से मूव आउट कर जाता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की 2010 की एक इन्वेस्टिगेशन में, इसका रिपोर्ट का नाम था साइज ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। इसके अंदर लिखा गया है, और मैं कोट कर रहा हूँ, एग्रीगेट ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज अराउंड 30% ऑफ टोटल इकोनॉमी। तो अब जो पाकिस्तान की जितनी टोटल इकोनॉमी है उसका 1/3 सिंपल क्या है, इनफॉर्मल इकोनॉमी। तो हमारी अगर 340 या $3 बिलियन की इकोनॉमी है, तो इसका मतलब है कि 1/3 110 या 120 बिलियन डॉलर की हमारी जो इकोनॉमी है वो इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो इसका मतलब है कि हर साल जो है वो 900 बिलियन रुपए जो है वो पाकिस्तान में इलेजिटिमेटली प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा, इसका ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पैसा गलत मीन्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा हो, लेकिन ये वो पैसा है कि जो कभी फॉर्मल मीन्स में या डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं आता। तो जब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में नहीं आएगा तो इसके ऊपर फिर स्टेट को टैक्स पे नहीं किया जाएगा। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए कि अभी जब पीटीआई की गवर्नमेंट ने ये रिफॉर्म्स करने की कोशिश की, टैक्सेशन रिफॉर्म्स की कोशिश की, तो जो ट्रेडर्स एसोसिएशंस हैं उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैकलैश आया। तो गवर्नमेंट को अपने जो तमाम टैक्सेशन में रिफॉर्म्स के प्रपोजल्स थे वो वापस लेने पड़े। तो गवर्नमेंट को जो यू टर्न लेना पड़ा, उसकी एक वजह ये थी
कि इस तरह के जो स्ट्रॉन्ग स्टेक्स इन्वॉल्व हैं या जो पावरफुल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं वो फिर चूंकि उनकी इंटरेस्ट होती हैं, और जब इस तरह की हैवी स्टेक्स इन्वॉल्व हों तो फिर स्टेट के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ड्रग टू डेट ट्रैप, एक रिपोर्ट इसमें मेंशन है, द एग्रीगेट फिगर ऑफ इनफॉर्मल इकोनॉमी इन पाकिस्तान इज एट 95 बिलियन यूएस डॉलर्स। पाकिस्तान एनिग्मा ऑफ टैक्सेशन, एक और रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ब्लैक कैश इज अबाउट 1300 बिलियन रुपीज that doesn't show in State Bank of Pakistan's investigation in Pakistan, rather is archived। तो 1300 बिलियन रुपए तक का वॉल्यूम में पैसा ऐसा है कि जो कभी रिकॉर्ड में आता ही नहीं है। तो अब जो है वो हमने मनी लॉन्ड्रिंग को या टेरर फाइनेंसिंग को रोकना था, नहीं रोक सके तो फाटफ ने ग्रे लिस्ट कर दिया, लेकिन उसके ऊपर मैं बात करूंगा शॉर्टली। 2012 से 15 तक भी पाकिस्तान जो है वो फाटफ की ग्रे लिस्ट के ऊपर रहा। ये पहली दफा नहीं है कि हमें ग्रे लिस्ट के ऊपर पुट किया जा रहा है। तो 12 से 15 तक हम ग्रे लिस्ट के ऊपर थे। उस दौरान हमने क्या किया कि जो 72 ऑर्गेनाइजेशंस थी जो टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ इन्वॉल्व थी, हमने उनको बैन कर दिया, प्रोहिबिट कर दिया। फरवरी 2015 में फाटफ ने अपनी लिस्ट को रिफ्रेश कर दिया और पाकिस्तान का स्टेटस जो है वो रिन्यू कर दिया, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटा दिया। बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सक्सेसफुल मेजर्स अगेंस्ट, स्पेशली ये जो हवाला के खिलाफ पाकिस्तान ने, हवाला सिस्टम के खिलाफ पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए, फाटफ ने पाकिस्तान को रिमूव किया ग्रे लिस्ट से। उसमें जो रिपोर्ट थी, उसमें जो पब्लिक स्टेटमेंट आई फाटफ की तरफ से फरवरी 2015 में, उसमें ये बात कही गई है जो मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, पाकिस्तान हैज एस्टैब्लिश्ड द लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू मीट इट्स कमिटमेंट्स इन एक्शन प्लान रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज। ये आपने नोट करना है, स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसीज दैट द फाटफ हैड आइडेंटिफाइड इन जून 2010। Pakistan is therefore no longer subject to the FATF's monitoring process under its ongoing global anti-money laundering and countering financing of terrorism compliance process। यहाँ पे बात जो है वो आके कंप्लीट होती है। पाकिस्तान विल वर्क विद एशिया पैसिफिक ग्रुप, ये मॉनिटरिंग ग्रुप है जो कि फाटफ की कंप्लायंस मॉनिटर करता है। पाकिस्तान जो है वो एपीजी के अंडर फॉल करता है। As it continues to address the full range of anti-money laundering or CFT issues identified in its mutual evaluation reports करता है। ये आपको मैंने फाटफ के फंक्शन में बताया था। In particular, fully implemented Security Council Resolution 1267। तो Security Council की जो Resolution 1267 है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो फाइनेंसिंग के मीन्स हैं, उन मीन्स को रोकना है, उन मीन्स को काउंटर करना है। हम इम्पैक्ट की बात आगे करते हुए, अब फरवरी 2018 में फाटफ की मीटिंग हुई पेरिस में, पाकिस्तान को दोबारा से ग्रे लिस्ट के ऊपर फाटफ ने डाल दिया। ये वो एक्शन था जिसकी वजह से आज हम ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ फाटफ्स रिकमेंडेशन, और पाकिस्तान अभी जब मैं जनवरी 2020 में बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तब आज भी पाकिस्तान जो फाटफ की ग्रे लिस्ट में है। अंडर इंटरनेशनल प्रेशर देन पाकिस्तान अमेंडेड। अब ये इंटरनेशनल प्रेशर के अंडर जब ये पाकिस्तान को फिर दोबारा से डाल दिया गया, तो पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ 1997, ये मेन टेररिज्म से रिलेटेड, एंटी टेररिज्म से मुताल्लिक मेन लॉ है पाकिस्तान का, इसको अमेंड किया। पाकिस्तान इस ग्रे लिस्टिंग से पहले पाकिस्तान ने कोशिश की किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को इन्वॉल्व करके, चाइना को इन्वॉल्व करके कि हमें जो है वो ग्रे लिस्ट ना किया जाए, लेकिन किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जो है वो मेंबर नहीं है फाटफ का, उसका ऑब्जर्वर का स्टेटस है। चाइना मेंबर है, लेकिन चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा ये मशवरा दिया है कि आप स्पेशली ये जो टेररिस्ट और बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एंटी टेररिज्म एक्ट के 4th शेड्यूल में फॉल करती हैं या टेररिस्ट आउटफिट्स के साथ जिनके लिंक्स हैं, आप इस तरह के प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर जो है उनको ऑपरेट ना करने दें अपने मुल्क में, और उनके जो भी फाइनेंसिंग के सोर्सेज हैं उनको आप ब्लॉक करें। अब इंटरेस्टिंगली जब फाटफ ने ये एक्शन लिया तो इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स ज़्यादा थे, और पॉलिटिकल मोटिव्स जब मैं कह रहा हूँ तो मेरी मुराद ये है कि हिंदुस्तान का प्रेशर, क्योंकि पिछले 4-5 सालों में हिंदुस्तान और यूएसए जो है वो दोनों एलाय बन रहे हैं इस रीजन में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह लें या उससे पहले जो हम बड़ी ओवरऑल रीजनल लेवल पे बहस करते रहते हैं उसके तनाजुर में। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने और लंदन ने और यूनाइटेड किंगडम ने मिल के फोर्सफुली पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट के ऊपर डलवा दिया। इट डजंट मीन टू से कि
पाकिस्तान ने बाकायदा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब बहुत सारे एक्शंस लिए और सीएफटी के ऊपर पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात भी नहीं है कि पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही है, तो जो हकीकत है वो दोनों के दरमियान है। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेशर्स के अंडर ऑब्वियसली फिर फाटफ ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया, ग्रे लिस्ट के ऊपर डाल दिया। अब ग्रे लिस्ट के ऊपर डालने के बाद हमारे लिए, चूंकि आपको पता है 3 या 4 साल पहले की बात करूं मैं, तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का लेवल था, जीडीपी ग्रोथ का लेवल था, वो 5 या 6% था। अभी जब 3% से कम है, अभी जब हम 2020 में बात कर रहे हैं, तो जो इकोनॉमिक पेन इसकी वजह से या आपके मुल्क के ऊपर जो माशियात को इसकी वजह से जो नुकसान होता है, ट्रेड में प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस में प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रांजैक्शंस स्मूथन नहीं होती, स्ट्रीमलाइनिंग नहीं होती, आपकी पेमेंट्स की, कैश ट्रांसफर में मसला होता है, क्योंकि आपकी जो बाकी इंटरनेशनल फाइनेंशियल के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर बैंकिंग के जो इदारे हैं, वो आप ये फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की वजह से जो है वो आपके मुल्क के साथ ट्रांजैक्शंस नहीं करना चाहते। तो इस बैकग्राउंड में पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अब इस नुकसान को क्वांटिफाई करना आसान नहीं है कि मैं आपको बता सकूं कि इतने बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान को फाटफ की ग्रे लिस्टिंग की वजह से नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बात है, इट इज़ प्रूवन कि नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान ने, तो यूएसए ने, वाशिंगटन, लंदन ने मिलकर पाकिस्तान को जो है वो इस तरह से ग्रे लिस्ट के ऊपर डलवा दिया। बट ये बात आप जहन में रखिए कि ये पॉलिटिकल डिसीजन था, ये एक ऐसा एक्शन था कि जो शायद ना भी लिया जाता तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। लेकिन चूंकि अगेन हम यूएसए के अपोजिट ब्लॉक में हैं, तो इस वजह से यूनाइटेड स्टेट्स ने ये पाकिस्तान के ऊपर मेहरबानी की, अपनी मोहब्बत दिखाई पाकिस्तान के लिए। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे मिफ्ता इस्माइल, इनका ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान इकोनॉमी वुड नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू फाटफ्स ग्रे लिस्ट। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो उस वक्त कराची में स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, उसमें 411 पॉइंट्स की कमी हुई और ये बंद हुआ इतने पॉइंट्स के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मैं बात कर चुका हूँ कि 5-6% से हम 3% से नीचे तक आ गए हैं। बीइंग पुट बैक ऑन ग्रे लिस्ट वुड हाइटन पाकिस्तान रिस्क प्रोफाइल। एक तो यह है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाती है, आपके मुल्क की इकोनॉमिक रिस्क प्रोफाइल, एंड सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी वेरी ऑफ ट्रांजैक्टिंग विद पाकिस्तानी बैंक्स। वही बात जो मैं कर चुका हूँ। ये कहता है जी माइक केसी, जो कि एक पार्टनर है लंदन में बेस्ड, एक मेहरबानी की, अपनी मोहब्बत दिखाई पाकिस्तान के लिए। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर थे मिफ्ता इस्माइल, इनका ओपिनियन ये था कि पाकिस्तान इकोनॉमी वुड नॉट बी अफेक्टेड ड्यू टू फाटफ्स ग्रे लिस्ट। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जो उस वक्त कराची में स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स है, उसमें 411 पॉइंट्स की कमी हुई और ये बंद हुआ इतने पॉइंट्स के ऊपर। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो मैं बात कर चुका हूँ कि 5-6% से हम 3% से नीचे तक आ गए हैं। बीइंग पुट बैक ऑन ग्रे लिस्ट वुड हाइटन पाकिस्तान रिस्क प्रोफाइल। एक तो यह है कि आपकी रिस्क प्रोफाइल बढ़ जाती है, आपके मुल्क की इकोनॉमिक रिस्क प्रोफाइल, एंड सम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वुड बी वेरी ऑफ ट्रांजैक्टिंग विद पाकिस्तानी बैंक्स। वही बात जो मैं कर चुका हूँ। ये कहता है जी माइक केसी, जो कि एक पार्टनर है एक लंदन में बेस्ड एक लॉ फर्म के साथ। तो बुनियादी तौर पे जब आप टेरर फाइनेंसिंग की बात करते हैं, तो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही हो या टेरर फाइनेंसिंग हो रही हो, तो फिर जो है इस तरह की जो ग्रुप्स हैं, लाइक तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, इस तरह के ग्रुप्स को पैसा मिल जाता है। पैसा मिलेगा तो नए रिक्रूट्स मिलेंगे, क्योंकि उनको पे दे सकेंगे। ये पैसा मिलेगा तो नए वेपन्स खरीद सकेंगे। पैसा मिलेगा तो नए कमांड एंड कंट्रोल के लिए सेंटर्स बना सकेंगे। पैसा मिलेगा तो नया इक्विपमेंट खरीद सकेंगे। पैसा मिलेगा तो नए हैंडलर्स और नए फैसिलिटेटर्स को यूज़ कर सकेंगे। पैसा मिलेगा तो ट्रैवल कर सकेंगे। पैसा मिलेगा तो जो काली बेड़े हैं उनको अपने साथ शामिल करके जो अंदर की मालूमात है वो हासिल कर सकेंगे। सॉफ्ट टारगेट्स को, पब्लिक टारगेट्स को आइडेंटिफाई करके आराम से ऑपरेट कर सकेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इकोनॉमिक्स ही अल्टरनेट डिटर्मिनेंट है किसी भी चीज़ का। तो पाकिस्तान की हम बात करते हैं, पाकिस्तान के लीगल मैकेनिज्म की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में लॉ है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 ऑफ पाकिस्तान। तो अब यहाँ से हम उस एरिया में दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर हमारी स्टेट ने जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसके ऊपर रिस्पॉन्ड कैसे किया है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर फाइनेंसिंग टफ टेररिज्म को इसको रिस्पॉन्ड कैसे किया है। पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2010 का। दिस लॉ कैन बी यूज्ड, इसको एफआईए, नैब और एंटी नारकोटिक्स फोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कर रहे हैं। 2007 में पाकिस्तान ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस जो है वो क्या किया, प्रोमलगेट किया।
और सेट किया, इसके थ्रू कंट्रोल सेट किए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए और फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को कम्बैट करने के लिए। जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, दैट वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, एफएमयू। एफएमयू का मकसद था कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन जो होती हैं उनकी रिपोर्ट देगा और जो कास्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स होती हैं उनके ऊपर भी चेक रखेगा। FMU has cut down numerous unlawful money exchanges in coordination with FIA, पुलिस का जो प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है। तो जो FMU है फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट, ये पुलिस के साथ, FIA के साथ, पुलिस का स्पेशली जो काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके, ये तीनों मिलके ट्राई का ऑपरेट करते हैं और इन्होंने इस तरह के जो इलीगल एक्सचेंजेस हैं, हवालात के थ्रू हो रहे हों या हुंडी के थ्रू हो रहे हों, उनको इन्होंने रोका है। नेक्टा के डाटा के मुताबिक 777 केसेस जो है हुंडी के इन्होंने डील किए हैं, 1060 कैप्चर किए हैं और 1320 मिलियन रुपीस जो हैं वो रिकवर किए। FIA, थोड़ा सा इंस्टीट्यूशंस की बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर और काउंटरिंग ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म को लेकर इंस्टीट्यूशंस कौन से हैं। ये प्राइम इंस्टीट्यूशंस हैं। और अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पाकिस्तान ने फाटफ की ग्रे लिस्टिंग होने के बाद कौन कौन से एक्शंस लिए, तो उसमें आप ये इंस्टीट्यूशन जरूर मेंशन करेंगे। FIA इन्वेस्टिगेट करता है इन एक्शंस को, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म है, ह्यूमन स्मगलिंग है, ट्रैफिकिंग है, साइबर क्राइम है। तो बहुत सारी ब्रॉडर स्पेक्ट्रम है इसका, बट इसमें हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिज्म इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के हिसाब से। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दूसरा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये दोनों मिलके इन्होंने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के यूनिट्स बनाए हुए हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और इनका मकसद यही है कि हमारे जो मॉनेटरी या हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें जहाँ पे भी गैप्स इनको नज़र आते हैं उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो फाटफ के प्रपोजल्स को फॉलो किया है रिगार्डिंग नो यूर कस्टमर पॉलिसी, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, ड्यू परसिस्टेंस ऑफ बैंक्स एंड रिवीलिंग ऑफ सस्पिशियस। तो बुनियादी तौर पे इस सारी बात का मकसद ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो भी बंदा बैंक खुलवाता है उसका रिकॉर्ड चेक करता है, जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं अगर वो सस्पिशियस नेचर की हैं उनको सर्वेल किया जाता है, उनको स्क्रूटनाइज किया जाता है, बैकग्राउंड चेक्स रन किए जाते हैं और अगर मनी लॉन्ड्रिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व हो तो एक्शन लिया जाता है। तो याद रखिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन दोनों के पास अपने अपने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के यूनिट्स हैं। अब जो है वो हम इसी टॉपिक को आगे यहाँ पे हम जो है वो आपको 10-15 जो एक्शंस पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लिए हैं उनकी हम बात करते हैं। पॉलिसी एक्शंस टेकन बाय पाकिस्तान ऑन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड काउंटरिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। मैं इनको ब्रीफली डिस्कस करूंगा। 1986 में सार्क का रीजनल कन्वेंशन हुआ ऑन सप्रेशन ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान ऑब्वियसली सार्क का पार्ट है तो इसमें भी था। 1988 में पाकिस्तान ने UN का कन्वेंशन ज्वाइन किया अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, इसको वियना कन्वेंशन भी कहा जाता है। 1997 में पाकिस्तान जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप का मेंबर बना, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, जो अभी पाकिस्तान की कंप्लायंस को चेक करता है। जो फाटफ की ग्रे लिस्टिंग के बाद से फाटफ ने जो पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस दी हैं उसके ऊपर फाटफ की कंप्लायंस जो चेक करता है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप करता है। और 1997 में ही पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो लॉन्च किया। 1999 में पाकिस्तान ने OIC में जो साइन किया गया कन्वेंशन ऑन OIC's कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग इंटरनेशनल टेररिज्म, पाकिस्तान जो है वो इसका पार्ट बना। 2000 में पाकिस्तान ने UN का कन्वेंशन साइन किया अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन भी कहा जाता है। 2002 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एस्टेब्लिश की एक्सचेंज कंपनीज टू हैंडल द हवाला सिस्टम। 2003 में पाकिस्तान बिकेम अ सिग्नेटरी टू द UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। और इसके अलावा इसी दौरान 2003 में ही पाकिस्तान ने बैन किया और सैंक्शन किया, पाबंदियां लगाई कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर और चैरिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। 2004 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने टेररिस्ट फंड्स को फ्रीज करने के लिए एक्शंस लिए और 2004 में ही स्टेट बैंक ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को असिस्टेंस जो है वो जारी करना शुरू कर दिया, असिस्ट करना शुरू कर दिया। और 2004 में ही पहली दफ़ा एंटी टेररिज्म एक्ट को जो है वो अमेंड किया गया।
2007 में पाकिस्तान ने क्रिमिनलाइज किया मनी लॉन्ड्रिंग को थ्रू एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस, और 2007 में ही सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज जो पाकिस्तान ने की वो था फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट को एस्टेब्लिश करना। 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग को एक एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस बना दिया गया। मसलन पाकिस्तानी कोई अगर पैसे को लॉन्डर करके बाहर ले जाता है तो पाकिस्तानी लॉ में उसको जो है एक्स्ट्राडाइटेबल ऑफेंस बना दिया, यानी आप उसको उस मुल्क से वापस पिक करके यहाँ पाकिस्तान में ला सकते हैं। 2010 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्डिनेंस को रिवाइज किया गया और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पास किया गया। 2015 में नेशनल एक्शन प्लान में एस्टेब्लिश किया गया काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग और रिलेटेड ऑफेंसेस, यानी नेशनल एक्शन प्लान के स्टेप्स में से एक जो स्टेप था, एक जो पॉइंट था, वो काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म से मुतल्लिक था। बाकी एक्शंस को और पाकिस्तान के स्टेप्स को हम अगली वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अपनी आखिरी वीडियो में हम बात कर रहे थे पाकिस्तान ने जो डिफरेंट एक्शंस लिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और CFT को लेकर, उनकी हम बात कर रहे थे। 2015 में नेशनल एक्शन प्लान के अंडर जो है वो एक पॉइंट जो था वो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग से मुतल्लिक था और उससे मुतल्लिक ऑफेंसेस से मुतल्लिक, यानी नैब के अंडर भी पाकिस्तान ने, नेशनल एक्शन प्लान के अंडर पाकिस्तान ने इसी चीज़ को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, CFT को लेकर पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए। जो इसके अलावा पाकिस्तान ने एग्जीक्यूट किया सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को अगेंस्ट टेरर फाइनेंसिंग और पार्टिसिपेटिंग विद 1373 एंड 1267 कमेटी। ये जो दोनों जो सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं, रेजोल्यूशन 1373 और रेजोल्यूशन 1267, इनके अंदर जो है इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनमें जो बातें की गई थी उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए सिक्योरिटी काउंसिल ने कमेटीज़ बनाई हैं। तो पाकिस्तान ने इन कमेटीज़ के साथ पार्टिसिपेट किया टू बायकॉट टेररिस्ट एसोसिएशंस। इसके अलावा पाकिस्तान ने लॉ इशू किया SRO नंबर 773(1) इन 2003 और SRO नंबर 155(1) इन 2004। ये पाकिस्तान ने इशू किए इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट UN रेजोल्यूशंस, मिसाल के तौर पे 1276, 1333, 1373, 1390, 1455 और 1526। तो इन रेजोल्यूशन के साथ अपने मुल्क के अंदर जो है वो सिस्टम को कंपैटिबल बनाने के लिए पाकिस्तान ने जो 2 SROs मैंने जिनकी बात की उनको इशू किया। इसके अलावा पाकिस्तान हैज़ आल्सो साइंड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स विद डिफरेंट नेशंस ऑन टेररिज्म और एक्स्ट्राडिशन की जो ट्रीटीज़ पाकिस्तान ने साइन की हैं वो 29 ममालिक के साथ साइन की हैं। पॉलिसी एक्शन पाकिस्तान ने कौन कौन से लिए हैं? फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट जो है इसने क्रिएट किया है डाटा लिंकेजेस, बट जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के इस डाटा तक एक्सेस है, बट स्टिल उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है कि कोई भी अगर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो रही है तो वो उसको आइडेंटिफाई कर सकें, रिकग्नाइज कर सकें। बुनियादी तौर पे फाइनेंशियल डाटा को हैंडल करना आसान नहीं होता, इसके लिए आपको फाइनेंसेस के एक्सपर्ट्स चाहिए। तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास ये कैपेसिटी नहीं है, डाटा तो है, कैपेसिटी नहीं है कि आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये ट्रांजैक्शन जो है वो उसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है या टेरर फाइनेंसिंग का एलिमेंट इन्वॉल्व है। 2010 से 15 के दौरान 300 केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो टेकअप किए गए, जिनमें 34 मेजर एक्सचेंजेस वर मेड टू सस्पेक्टेड टेररिस्ट आउटफिट्स। 34 जो है वो सस्पेक्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स को पेमेंट्स की गई थी। 5775 मनी लॉन्ड्रिंग केसेस जो रिपोर्ट हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को इन्हीं 5 सालों में। FPR के पास ये प्रॉब्लम है हमारा कि कोई लीगल पावर नहीं है कि जिसके थ्रू वो इंक्वायरी होल्ड कर सके इनटू फॉरेन मनी अकाउंट्स। पैसा लोग ले जाके बाहर में अकाउंट्स में रख देते हैं, FPR के पास पावर नहीं है, लीगल पावर नहीं है, बाकी ममालिक के साथ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का अरेंजमेंट नहीं है कि जो फॉरेन पाकिस्तानी जिनके फॉरेन ममालिक में, फॉरेन कंट्रीज़ में फॉरेन अकाउंट्स हैं, उनके अकाउंट्स को मॉनिटर कर सके। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010 का जो है ये सफिशेंट नहीं है, और आम तौर पे जो क्रिमिनल्स हैं, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का केस अगर किसी के ऊपर बनता भी है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस किसी के ऊपर बनता भी है तो वो आम तौर पे छूट जाता है। तो हमारे सिस्टम में जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसमें भी बहुत सारे मसाइल हैं। जो बैंक्स हैं वो सेक्शन 5 और सेक्शन 9 का सहारा लेते हैं। सेक्शन 5 और सेक्शन 9 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट 1992, और जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनसे डाटा छुपाते हैं या उनको डाटा प्रोवाइड नहीं करते।
अगेन वजह यही है कि जब बैंक्स चेक्स ज़्यादा बढ़ाएंगे, बैंक्स जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम ज़्यादा बढ़ाएंगे, ज़्यादा स्क्रूटनी का सिस्टम बढ़ाएंगे, ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ज़्यादा किसी बंदे के जो फाइनेंशियल मीन्स हैं उनमें डिग करेंगे, उनको खोद के निकालने की कोशिश करेंगे, तो कोई बंदा बैंक्स में पैसा नहीं रखेगा, जो कि बैंक्स के लिए, बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए बैंक्स जो है वो इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक्ट के ये जो 2 सेक्शंस हैं इनका सहारा लेके डाटा गवर्नमेंट एजेंसीज को प्रोवाइड नहीं करते। नैब हो, FIA हो, एंटी नारकोटिक्स फोर्स हो या FBR हो, प्रॉब्लम हमेशा है पाकिस्तान में, हर जगह पे आपको नजर आएगा, मिल के काम नहीं करते, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। नैब का जो प्ली बार्गेन का सिस्टम है वो मसला है। मैंने 50 खरब रुपए अगर या 50 अरब रुपए मनी लॉन्डर किए हैं, 2 अरब रुपए दे के मैं जान छुड़ा लूँगा, बाकी 48 मेरे पास पड़े हुए। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनको हवाला और हुंडी के थ्रू अभी तक पैसा मिल रहा है, और ये इसलिए है क्योंकि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सफिशेंटली इसको कवर नहीं करता। फरवरी 2017 में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की कि एक ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क ले आए जिसके थ्रू जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको स्क्रीन किया जा सके, उनको निकाल के बाहर सामने किया जा सके ताकि उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बट अगेन ये इन प्रोसेस है, और ये कितना सक्सेसफुल होता है ये वक्त बताएगा। अगर आप में से किसी का, मिसाल के तौर पे अभी हबीब बैंक लिमिटेड ने ओवरऑल दोबारा से रीस्क्रीनिंग की है, उन्होंने दोबारा से बायोमेट्रिक लिए हैं जिनके भी अकाउंट्स हैं, और दोबारा से जो है वो आपको आपके ATM कार्ड्स इशू किए गए हैं। मकसद यही था कि जो भी जिस भी बंदे का बैंक अकाउंट है और उसमें जो पैसा है उसका बैकग्राउंड चेक किया जाए, उसके पैसा कहाँ से आ रहा है वो चेक किया जाए, उसमें आपके सैलरी स्लिप्स पर आपने सबमिट करनी होती हैं और आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होती है जो नादरा के सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन वेरीफाई होती है, उसके बाद फिर आपका अकाउंट रन करता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने डिफरेंट जो पॉलिसी एक्शंस लिए हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, उसमें पाकिस्तान ने काफ़ी सारी पॉलिसीज़ अप्लाई की हैं अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ पाकिस्तान 1947। ये पाकिस्तान का एक एक्ट है, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1947। ऑल इनफॉर्मल वैल्यू ट्रांसफ़र सिस्टम्स, ये जो लॉ है इसके तहत तमाम जो इनफॉर्मल मीन्स ऑफ ट्रांसफ़र हैं वो इलीगल हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यूनिट्स जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो काम कर रहे हैं, ये दोनों अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं। फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट भी अच्छा काम कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसमें सबसे अच्छा काम कर रहा है। हैज़ मेड अरेंजमेंट्स, इसने क्या किया है, टू डिक्रीज द अकरेंस ऑफ अल्टरनेटिव रेमिटेंस सिस्टम इन पाकिस्तान एंड सपोर्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फॉर्मल चैनल्स फॉर रेमिटेंसेस। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कोशिश की है कि जो भी बाहर से पैसा आ रहा है वो फॉर्मल मींस के थ्रू आए और इनफॉर्मल मींस के थ्रू ना आए। अगेन वही बात है कि डॉक्यूमेंट हो पैसा। Organizations are required to be registered with Security and Exchange Commission of Pakistan and after that apply to State Bank of Pakistan for a permit to start exchange operation। तो आपने अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है तो स्टेट SCCP के साथ आप रजिस्टर हो, उसके बाद फिर आप जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई करें, वो आपको परमिट देंगे, उसके बाद आप जो है वो उसके बाद आपको लाइसेंस इशू करेंगे, उसके बाद आप एक्सचेंज का काम शुरू कर सकेंगे। बट उस सूरत में ऑब्वियसली आप डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे, फॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे। फाटफ की स्पेशल रिकमेंडेशन जो नंबर 6 थी, इसमें पाकिस्तान को प्रपोज किया गया कि हवाला का जो फ्रेमवर्क है उसको मैनेज किया जाए बाय फोर्सिंग हवालादार्स टू गेट लाइसेंसेस। अगेन ये मैकेनिज्म था जिसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने काम किया भी है। जो लोग हवाला का काम कर रहे हैं उनको कहें कि लाइसेंसेस लें और अपनी जो भी उनके थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो डॉक्यूमेंटेड हों। टू मीट इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस सेट बाय टास्क फोर्स, पाकिस्तान ने एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 को अमेंड किया, इसके ऊपर बात हो चुकी है। जून 2004 में पाकिस्तान ने तमाम हवालादार्स को कहा कि आप जो है वो रजिस्टर्ड हों एज अप्रूव्ड फॉरेन एक्सचेंजेस। नैब, ANF, FIA और डायरेक्टरेट ऑफ कस्टम्स इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशंस जो हैं ये सुपरवाइज कर रहे हैं ये जो फ्रेमवर्क है मनी लॉन्ड्रिंग का और टेरर फाइनेंसिंग का, इसको डिटेक्ट करना है। तो 5-6 इंस्टीट्यूशंस आप देख लें, नैब है, FIA है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, SCCP है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान हैज़ आल्सो कनेक्शन विद इंटरपोल। इंटरपोल के साथ अगर कोई क्रिमिनल आपका या मनी लॉन्डर बाहर मूव कर जाता है तो इंटरपोल के थ्रू जो है पाकिस्तान एक्स्ट्राडिशन जो पाकिस्तान के अरेंजमेंट्स हैं 29 कंट्रीज़ के साथ, तो
उनके साथ आप लाइजॉन काम करके इस तरह के लोगों को वापस अपने मुल्क में ला सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। However, unlicensed हवाला administrators are still working in the country in Peshawar and Karachi। आपके हर बड़े शहर में काम कर रहे हैं। Under National Action Plan, Counter Terrorism Finance, Counter Financial Terrorism Investigative Units जो है ये बनाए गए। जो पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें ये काउंटर फाइनेंशियल टेररिज्म यानी इस तरह के जो मीन्स थे जिसके थ्रू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस पैसा हासिल करती थी, उनको जो है वो बंद किया गया। अब देखें, आज से 10 साल पहले अगर आपको याद हो तो शायद 15 साल पहले ईद में ये खालों को कलेक्ट करना, कुर्बानी के जानवरों की खालों को जमा करने का बिग प्रोसेस शुरू हो जाता था। फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन है या अल रशीद ट्रस्ट है या अल खिदमत ट्रस्ट है, वट एवर डिफरेंट नाम्स के साथ इस तरह के ट्रस्ट थे। तो वो ट्रस्ट जो है उनके कारिंदे आके घर घर से जो है वो खाले कलेक्ट करते थे, एडवर्टीजमेंट होती थी, तो बिलियंस ऑफ रुपीस की खालें होती थी। वो खालें बेच के पैसा कहाँ जाता था? इन्हीं इसी तरह के आउटफिट्स को। तो वो एक्शन अब आपको वो चीज़ होती नज़र नहीं आती। रीज़न, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस लगा दिए हैं। गवर्नमेंट अब इसको मॉनिटर कर रही है। काउंटर टेरर फाइनेंसिंग का डायरेक्टोरेट जो है वो भी प्रेजेंट है नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी में। तो नेक्टा के अंदर एक पूरा डायरेक्टोरेट है काउंटरिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग को से मुतल्लिक। पंजाब गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया तमाम जो मूवेबल और इमूवेबल सोर्सेज हैं ऑफ प्रोस्क्राइब्ड आउटफिट्स। ये आपने पढ़ा होगा, मातुद्दावा और फलाह इंसानियत फाउंडेशन के एसेट्स को पाकिस्तान ने फ्रीज किया और इनके एसेट्स के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया, इनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए। तो फलाह इंसानियत फाउंडेशन जो कि जमातुद्दावा से मुतल्लिक एक फलाही तहरीक है, फलाही ऑर्गेनाइजेशन है, फलाह का काम करती है। तो यही ग्रे लिस्टिंग के बाद पाकिस्तान ने इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी इस ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया। जो भी वो पैसा कलेक्ट कर रहे थे उसके ऊपर पाबंदी लगा दी और गवर्नमेंट ने उसके एसेट्स के ऊपर भी कब्जा कर लिया। दिस मूव वाज मेड आफ्टर चेंजिंग एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 ऑब्वियसली। अब यहाँ पर जो आपको ये मैप नज़र आ रहा है आपको, इसमें ये जो रीजन्स हैं जो आपको येलो में नज़र आ रहे हैं, ये जो है इनको कवर करता है एशिया पैसिफिक ग्रुप। इनको कवर करता है एशिया पैसिफिक ग्रुप। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप पाकिस्तान से मुतल्लिक जो है वो, पाकिस्तान भी एशिया पैसिफिक ग्रुप के वॉच के अंडर आएगा। आप पढ़ते होंगे न्यूज़ में कि पाकिस्तान अभी जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने जो पाकिस्तान को रिकमेंडेशंस दी हैं उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपना एक्शन प्लान बनाया है। तो उसके जो कंप्लायंस की रिपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान सबमिट करता है APG को, एशिया पैसिफिक ग्रुप को, और ये ग्रुप फिर उसके बाद जो है वो बताता है कि आपका इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस जो है वो क्या, आपने फाटफ की तमाम रिकमेंडेशंस के साथ इन कॉन्सोनेंस कंप्लाई कर लिया है या फिर आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है छोटा सा। इस पाकिस्तान डूइंग वेल ऑन फाटफ, अपने लेक्चर के क्लोज की तरफ हम इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपनी जो लेटेस्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट की वो दिसंबर 3, 2019 को सबमिट की APG को। फाटफ ने 150 कमेंट्स और क्लैरिफिकेशंस जो है वो इसके ऊपर बनाए। उन्होंने कहा कि ये किया जाए, कमेंट्स ये हैं, ऑब्जर्वेशंस जो है फाटफ ने इसके साथ अटैच की। स्पेशली ये ज़्यादातर मुतल्लिक थी बैंड ग्रुप्स और प्रोस्क्राइब्ड पर्सनस को लेकर, चूँकि आपको पता है बहुत सारे पाकिस्तान में 60-70 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो ऑपरेट करती हैं और लेकिन जिनको गवर्नमेंट ने प्रोस्क्राइब डिक्लेयर किया हुआ है, और हज़ारों इंडिविजुअल्स ऐसे हैं कि जो प्रोस्क्राइब इस तरह की मिलिटेंट आउटफिट्स के साथ जिनके लिंक्स हैं, एफिलिएटेड है। जो फाटफ को जो है वो कंसर्न है जनरली ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन स्टेटस ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज को लेकर। फाटफ को अभी तक कंसर्न्स हैं, रेजर्वेशंस हैं। फाटफ को कंसर्न्स इसके अलावा जो रिलीजियस सेमिनरीज हैं विच आर एफिलिएटेड विद दीज बैंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि लिस्टेड हैं शेड्यूल 4 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट के ऊपर। एंटी टेररिज्म एक्ट में डिफरेंट शेड्यूल्स हैं, उनमें 4th शेड्यूल जो है वो एक ऐसा शेड्यूल है जिसमें एक लिस्ट मुकर्रर की गई। उस लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम हैं। वो लोग ऐसे हैं कि जो मुख्तलिफ सेक्ट्स से होंगे, क्लैरिक्स होंगे या मुख्तलिफ वक्तों में मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उनका तल्लुक़ रहा होगा या अफ़गानिस्तान की जंग से मुतल्लिक जो है वो एसोसिएटेड रहे होंगे। तो इस तरह के जो या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से उनका लिंक रहा होगा या तहरीक निफाज़ शरीयत मोहम्मद से उनका लिंक रहा होगा। तो ये जो 4th शेड्यूल है इसके ऊपर जो बंदे इनलिस्टेड हैं
फाटफ को इन बंदों के साथ जो लिंक वाली जो चीज़ है, इसके ऊपर इन बंदों से मुतल्लिक जो रिलीजियस जो मदारिस हैं उनको लेकर फाटफ को अभी तक रिजर्वेशन हैं। इनिशियली शुरू में 27 ऑब्जेक्शंस इन्होंने रेज की, पाकिस्तान ने 5 का जवाब जो है सक्सेसफुली दिया, तो बाकी जो 22 थी उनके ऊपर पाकिस्तान की प्रोग्रेस को इन्होंने पार्शल कहा कि पार्शल सक्सेस पाकिस्तान ने हासिल किए। फाइनल डिसीजन जो है वो पाकिस्तान की डी लिस्टिंग को लेकर के ग्रीन लिस्ट से रिमूव कर दिया जाए पाकिस्तान को, ये फाटफ लेगा अपनी मीटिंग में जो पेरिस में होगी फरवरी 2020 में, और तब तक फरवरी 2020 तक तब तक जो है वो आप अपने पेपर्स दे चुके होंगे। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फाटफ की जो मीट है उसमें पाकिस्तान का केस डिस्कस किया जा रहा है, और ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है। पहला असाइनमेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान ग्रे लिस्टिंग बाय फाटफ was a political move necessitated by US frustration with Pakistan's policies in the region and not an action showing actual position of things. Comment. और क्वेश्चन नंबर 2 है असाइनमेंट नंबर 2, फाटफ put Pakistan on grey list citing strategic deficiencies in Pakistan's anti-money laundering and counter-terror financing regime to get itself delisted and under the threat of being blacklisted. Pakistan took revolutionary measured responses and it is expected that Pakistan would soon be removed from FATF's grey list. Argue in the light of Pakistan's action plan and actions thereon in the aftermath of Pakistan's grey listing by the FATF. यानी आपने बताना है कि पाकिस्तान ने कौन कौन से एक्शन लिए हैं। अगली वीडियो में एक नए मौजू पे बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।